औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो MDCAT का चैप्टर है वो हमारे पास है वेव्स। फर्स्ट ईयर आप लोगों का आज जो है कंप्लीट हो जाएगा जब हम वेव चैप्टर ख़त्म करेंगे कंप्लीट। फर्स्ट ईयर हमारा फुल जो सलेबस है वो ख़त्म हो जाएगा। स्टार्ट लेते हैं वेव से। एक लेंथी चैप्टर है। डिफाइन करते हैं पहले वेव को, कितने किस्म के वेव्स है, किस किस्म के MCQ आ सकते हैं वेव से रिलेटेड। पास पेपर्स अगर आप देख लें तो उसमें ऑलरेडी जो है वेव्स से MCQs वगैरह जो है वो आए हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट लेते हैं, डिफाइन करते हैं जो वेव क्या है हमारे पास। व्हाट इज वेव? सो रिमेंबर स्टूडेंट, वेव क्या है? वेव इज अ कैरियर ऑफ, इट इज अ कैरियर ऑफ एनर्जी। इट इज अ कैरियर। वेव क्या है? इट इज अ कैरियर ऑफ एनर्जी। रिमेंबर स्टूडेंट, वेव का काम है एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, सही ना? या द डिस्टर्बेंस ऑफ अ मीडियम हम डिफाइन कर सकते हैं, द डिस्टर्बेंस ऑफ अ मीडियम which transport energy from one place to another। सही ना? वेव क्या है? द डिस्टर्बेंस ऑफ अ मीडियम विच ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वेव का काम सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करना। इधर भी मैंने लिखा हुआ है एनर्जी और इधर भी लिखा हुआ है एनर्जी। सो हाउ वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय मैकेनिकल वर्डन। दो किस्म के वेव है, डिस्कस करते हैं। याद रखिए, it only carry energy and momentum but not matter। it only carry energy and momentum it only carry energy and momentum but not matter को कैरी नहीं कर सकता। वेव का काम यह है कि ये एनर्जी को एक जगह से स्टूडेंट्स दूसरी जगह पर क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। एनर्जी मींस मोमेंटम बट नॉट ट्रांसपोर्ट। अक्सर MCQ में आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ रिलेटेड टू द वेव। फर्स्ट MCQ रिलेटेड MCQ है वेव ट्रांसपोर्ट एनर्जी, मोमेंटम, सही ना? मैटर, नन ऑफ दीज। तो याद रखें, वेव ट्रांसपोर्ट करता है एनर्जी को, मोमेंटम को, बट नॉट ट्रांसपोर्ट मैटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। स्टूडेंट, डिस्कस करते हैं वेव के टाइप्स ऑफ वेव। व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ वेव्स? सो वेव के हम यहां पर जो है दो टाइप्स डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। एक हमारे पास है मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव, व्हाट इज मैकेनिकल वेव और किस किस्म का MCQ आ सकता है? स्टूडेंट, ये सारे जो है बुलेट पॉइंट्स है। दिस इज MCQ, आपसे पूछा जा सकता है। दिस इज MCQ, आपसे पूछा जा सकता है। ये भी हमारे पास MCQ है, आपसे पूछा जा सकता है। नाउ इसके बाद स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ वेव। सो हमारे पास दो मेन टाइप्स है, हालांकि तीन है, लेकिन हमारे कोर्स में हम यहां पर इस चैप्टर में दो टाइप्स डिस्कस करेंगे। मैकेनिकल वेव क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, और थर्ड हमारे पास है मैटर वेव, या मैटर वेव इज आल्सो कॉल्ड डी ब्रोगली वेव, लेकिन वो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसको हम नहीं डिस्कस करते। हम ये दो वेव डिस्कस करेंगे, जो व्हाट इज मैकेनिकल वेव, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और किस किस्म के MCQ इससे रिलेटेड पेपर में आ सकते हैं। नो फर्स्ट, मैकेनिकल वेव। What is mechanical wave? Such type of wave which required a material medium for their propagation. Required for propagation. Propagation कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाना। For propagation of a wave required a material medium. A material medium. If there is a material medium,
then the wave will be propagate. Which type of wave? Mechanical wave. So remember, आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन सा वेव है जिसके प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की जरूरत है, सही ना? तो आप कहेंगे मैकेनिकल वेव. फॉर प्रोपोगेशन ऑफ वेव रिक्वायर्ड a material medium. If there is a material medium, then the wave will be propagated. Otherwise, the wave, which type of wave? The mechanical wave does not will be propagate. It means for mechanical wave required a material medium for its propagation. How? याद रखें, sound wave is a mechanical wave. नंबर वन हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो साउंड वेव है ये हमारे पास मैकेनिकल वेव है. स्टूडेंट, मेरी आवाज, लेट्स सपोज क्लास शुरू है, मैं यहां पर अगर देखा जाए बोल रहा हूं, 3 things are necessary for hearing sound. Number 1, vibrating source. When a body vibrates, sound is produced. Number 2, transmitting medium. Number 3, hearing device. मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, vocal cords वाइब्रेट कर रहे हैं, as a result साउंड प्रोड्यूस हो रहा है. सेकेंड अगर देखा जाए क्या चाहिए? ट्रांसमिटिंग मीडियम. सर यहाँ पर ट्रांसमिटिंग मीडियम क्या है? एयर इज अ ट्रांसमिटिंग मीडियम. थर्ड क्या है? हेयरिंग डिवाइस. अगर फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि a bomb is blast on the sun, how much time is taken to reach the sound to the earth surface? Your answer should be infinite. Why? Because there is no medium. सही ना? सन से अगर देखा जाए आवाज इसलिए नहीं आ सकती अर्थ के सरफेस पे, because sound wave is a mechanical wave and for mechanical wave required a material medium for their propagation. और ऑलरेडी स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि सन पे तो हर टाइम जो है वो धमाके होते हैं, फिजन फ्यूजन प्रोसेस होता है जिसका रिजल्ट लाइट और एनर्जी है, लेकिन हम आवाज वगैरह जो है अर्थ के सरफेस पे नहीं सुन रहे. व्हाई? बिकॉज sound wave is a mechanical wave and for mechanical wave propagation required a material medium. Now sound wave हो गया. इसके अलावा अगर देखा जाए wave in water, वेव इन वाटर. वाटर में जो वेव प्रोड्यूस होता है, जब हम पानी में पत्थर गिराते हैं तो उस वक्त तक वेव प्रोपोगेट करता है जब तक पानी होगा. पानी खत्म, वेव का प्रोपोगेशन खत्म. इसी तरह वेव इन अ स्ट्रिंग, अगर हम कोई धागा ले लें, सही ना, वेव इन अ स्ट्रिंग इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव. इसी तरह हमारे पास स्टूडेंट सिस्मिक वेव, जो सिस्मिक वेव्स है जिसको अर्थक्वेक वेव कहते हैं, ये भी हमारे पास जो है मैकेनिकल वेव में आता है. सो व्हाट इज मैकेनिकल वेव? अक्सर एमसीक्यू में जो है आता है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैकेनिकल वेव? ऑप्शन ए टेलीविजनल वेव, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, साउंड वेव. योर आंसर शुड बी साउंड वेव इज अ एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव. साउंड वेव हमारे पास स्टूडेंट एग्जांपल है, मैकेनिकल वेव का एग्जांपल है. इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड जो, अच्छा ये भी आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, मैकेनिकल वेव इज प्रोड्यूस बाय मैकेनिकल वर्डन. अगर हम मैकेनिकल वर्डन करेंगे सो एज अ रिजल्ट मैकेनिकली किसी मीडियम को डिस्टर्ब करेंगे. याद रखिए जो एम वेव है जिसको मैकेनिकल वेव कहते हैं, मैकेनिकल वेव्स जो है प्रोड्यूस्ड बाय अ मैकेनिकल वर्डन. मैकेनिकल वर्क डन. मैकेनिकल वर्क डन से अगर हम किसी मीडियम को डिस्टर्ब करते हैं मैकेनिकली, जैसे पानी में मैंने पत्थर गिराया तो एज अ रिजल्ट मैकेनिकल वेव प्रोड्यूस हुआ. अगर मैंने स्ट्रिंग को जर दिया एज अ रिजल्ट मैकेनिकल वेव प्रोड्यूस हुआ. अगर देखा जाए मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स तो एज अ रिजल्ट अगर देखा जाए अर्थक्वेक आता है जिसको सीस्मिक वेव कहते हैं. यहां पर मैं बोल रहा हूं तो मेरे मुंह से स्टूडेंट्स क्या निकल रहा है? प्रेशर निकल रहा है, जिसकी वजह से मीडियम डिस्टर्ब हो रहा है, एज अ रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है. क्या प्रोड्यूस हो रहा है? हमारे पास जो है मैकेनिकल वेव. और वेव का काम क्या है? यहां से एनर्जी आपके कानों तक पहुंचाना. मैं बोल रहा हूं, अगर देखा जाए स्टूडेंट आप लोग सुन रहे हैं तो इसका मतलब यहां से साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये एनर्जी मेरे मुंह से आपके कानों की तरफ कौन ला रहा है? अगर देखा जाए यहां पर डिस्टर्बेंस ऑफ अ मीडियम हो रहा है, वेव प्रोड्यूस हो रहा है. वेव का काम है एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना. नाउ नंबर 2 हमारे पास जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? Such type of wave which does not require any medium for their propagation. वो वेव
जिसके प्रोपोगेशन के लिए किसी मीडियम की जरूरत ना हो। अगर मीडियम है तो भी ये वेव प्रोपोगेट कर सकता है, अगर मीडियम नहीं है तो भी ये वेव क्या कर सकता है, प्रोपोगेट कर सकता है। नो सच टाइप ऑफ वेव which does not require any medium for their propagation is known as electromagnetic wave. Does not require, अगर मैं डिफाइन करूं, does not require any medium for their propagation स्टूडेंट कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो वेव जिसके प्रोपोगेशन के लिए किसी मीडियम की जरूरत ना हो। नो सच टाइप ऑफ वेव इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। याद रखिए वो कौन से वेव्स है, मैं कह सकता हूं जैसे फॉर एग्जांपल टेलीविजनल वेव स्टूडेंट्स, रेडियो वेव्स स्टूडेंट्स, माइक्रोवेव्स वगैरह वगैरह। अगर देख एक्स रेज, गामा रेज, इंफ्रारेड, ये हमारे पास जो है कौन से वेव कहलाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाते हैं। इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। और ये भी याद रखें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इट मूव इन वैक्यूम विद द स्पीड ऑफ लाइट। इट मूव इन अ वैक्यूम विद द स्पीड ऑफ लाइट। जब ये किसी मटेरियल मीडियम में आते हैं तो उनका स्पीड रिड्यूस हो जाता है। वाई, ये आगे स्टूडेंट डिस्कस करते हैं। याद रखिए स्टूडेंट, दीज वेव्स produced due to accelerated charge particles। जो भी चार्ज एक्सेलरेट करता है तो वो सम ऑफ एनर्जी लॉस करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सही ना स्टूडेंट, आपसे पूछा जा सकता है, एमसीक्यू है, 3 किस्म के एमसीक्यू याद रखें। नंबर 1 एमसीक्यू डिफिनीशन से बना है, डिफिनीशन के मुताबिक आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट आपसे कहा जा सकता है कि वो कौन सा वेव है which does not require any medium for their propagation। आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन सा वेव है जो किसी मटेरियल मीडियम में भी प्रोपोगेट कर सकता है और विदाउट एनी मतलब वैक्यूम में भी प्रोपोगेट कर सकता है। तो आप कहेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जैसे लाइट फ्रॉम द सन अगर देखा जाए हमें जो है वो आ रही है अर्थ के सरफेस पे, तो कुछ जो है डिस्टेंस पे मीडियम है, उसके बाद नहीं है, फिर भी ये प्रोपोगेट कर सकते हैं। याद रखिए इन वैक्यूम इट्स स्पीड इज इन वैक्यूम में इसका जो स्पीड है वो है c, जो कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, विच इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, जो हमारे पास एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। सही तो स्टूडेंट, तो 3 किस्म के एमसीक्यू इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स वगैरह में आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ प्रोड्यूस और वैक्यूम में इसका स्पीड क्या है। तो ये सारे स्टूडेंट्स एमसीक्यू है, मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं। अगर आपको टॉपिक क्लियर है, इसी टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू भी पेपर में आ सकते हैं। नाउ अगर एक एमसीक्यू में जबानी जो है आप लोगों को बोलूं कि फॉर एग्जांपल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, साउंड वेव, seismic waves, wave in a string, televisional wave. Your answer should be televisional wave is the example of electromagnetic wave. Televisional wave जो है ये हमारे पास electromagnetic wave का example है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये भी it consists of electric and magnetic oscillation. It consists of electric and magnetic oscillation. It consists of electric and magnetic oscillation. Student, अगर ये हमारे पास let's suppose इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये उसका oscillation. If this is electric field, this is magnetic field, this will be the propagation. ये क्या होगा? प्रोपोगेशन होगा किस चीज का? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। स्टूडेंट याद रखें इट्स नेचर इज ट्रांसवर्स नेचर। सर ट्रांसवर्स से क्या मुराद है ये बताता हूं। इट्स नेचर इसका जो नेचर है वो ट्रांसवर्स है। इट इज ट्रांसवर्स इन नेचर से मुराद इट कंसिस्ट ऑफ कंसेक्यूटिव क्रस्ट एंड ट्रफ। It consists of
कंसेक्यूटिव, क्रस्ट एंड ट्रफ। अगर देखा जाए ये हमारे पास जो है अपर पार्ट है, अपर पार्ट ऑफ द ट्रांसवर्स वेव इज कॉल्ड क्रस्ट और लोअर पार्ट को स्टूडेंट क्या कहते हैं, ट्रफ कहते हैं। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमारे पास है वो ट्रांसफर, उसका जो नेचर है वो ट्रांसवर्स है। और याद रखें इट कैन बी पोलराइज्ड, ट्रांसवर्स वेव कैन बी पोलराइज्ड, इट कैन बी, अगर ट्रांसवर्स वेव को पोलराइज कर सकते हैं, व्हाट इज पोलराइजेशन, टू रिस्ट्रिक्ट अ लाइट टू वाइब्रेट इनटू अ सिंगल प्लेन इज नोन एज पोलराइजेशन। ये आपके कोर्स में नहीं है लेकिन बहरहाल आपको पता होना चाहिए कि इट कैन बी पोलराइज्ड। इसको हम क्या कर सकते हैं, पोलराइज कर सकते हैं, इसकी इंटेंसिटी को हम डिक्रीज कर सकते हैं। सही स्टूडेंट्स, तो एमसीक्यू के लिहाज से जो है इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अगर हम मजीद इसके ऊपर डिस्कशन करें तो टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव के क्या हमारे पास जो है टाइप्स है, टाइप्स ऑफ ए मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव, टाइप्स ऑफ अ मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव के स्टूडेंट दो टाइप्स है, एक को हम कहते हैं ट्रांसवर्स और दूसरे को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल। नंबर वन इज ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव, एंड द सेकेंड इज longitudinal, longitudinal wave. There are two types of mechanical wave. One is transverse wave and the second is longitudinal wave. Discuss करते हैं स्टूडेंट इसको भी one by one. So what is transverse wave? हमारे पास ट्रांसवर्स वेव क्या है और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है और इस पर किस किस्म के एमसीक्यू आ सकते हैं। ट्रांसवर्स वेव से रिलेटेड किस किस्म के एमसीक्यू जो है MDCAT में आ सकते हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव से रिलेटेड किस किस्म के एमसीक्यू पेपर में आ सकते हैं। सबसे पहले तो डिफिनीशंस वगैरह आपके जहन में होनी चाहिए। व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव, तो याद रखें ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव को हम डिस्कस कर रहे हैं। नंबर वन, ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव, ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव, such type of mechanical wave in which the particle of the medium oscillate perpendicular to the direction of propagation of wave is known as transverse wave. With respect to particle oscillation and wave propagation, there are two types of mechanical wave. One is transverse and the second is longitudinal. क्या मतलब है, मैं लिख सकता हूं कि such type of mechanical wave in which the particles of the medium vibrate या oscillate। इधर स्टूडेंट मैंने ये निशान डाला, इसका मतलब है perpendicular to the direction of propagation of wave। याद रखिए स्टूडेंट, ये भी हमारे पास एमसीक्यू है। डिफिनीशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन है और वेव का जो प्रोपोगेशन है बोथ आर ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर मतलब एंगल इज 90 मींस π/2। कितना पार्टिकल्स का जो ओसिलेशन है और वेव का जो प्रोपोगेशन है, जिस मीडियम में वेव जा रहा है उस मीडियम के जो पार्टिकल्स है वो उस वेव के प्रोपोगेशन के ऑर्थोगोनली ओसिलेट करते हैं। हाउ, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट रिमेंबर, ये मेरे साथ जो है फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये वेव है, ये वेव का प्रोपोगेशन है और वेव जिस मीडियम में जा रहा है उस मीडियम के हर पार्टिकल्स कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, बैक एंड फोर्थ मोशन। तो स्टूडेंट याद रखें हर पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर वाइब्रेट कर रहा है और वेव इस तरह जा रहा है, कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री। आपसे कहा जा सकता है एमसीक्यू में कि हमारे पास जो वेव
वेव का प्रोपोगेशन है और पार्टिकल का जो ओसिलेशन है, सीधा इन ट्रांसवर्स वेव वो कितना एंगल बनाते हैं। सो आप कहेंगे कि सर जो एंगल हमारे पास बनेगा वो हमारे पास होगा 90 डिग्री, या 90 डिग्री इज आल्सो रिटन एज पाई डिवाइडेड बाय 2। आपसे पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स कि वो कौन सा वेव है, मैकेनिकल का कौन सा टाइप ऑफ वेव है जिसमें पार्टिकल का ओसिलेशन और वेव का प्रोपोगेशन आप इसमें 90 एंगल बनाता हो, आप इसमें जो है पाई बाय 2 का एंगल बनाता हो, परपेंडिकुलर हो, ऑर्थोगोनल हो, तो आप कहेंगे कि वो वेव हमारे पास ट्रांसवर्स वेव है। सच टाइप ऑफ वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। हाउ, फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर 1 अगर देखें इसके एग्जांपल्स क्या है स्टूडेंट्स, तो एग्जांपल्स में हम लिख सकते हैं कि इन एग्जांपल्स नंबर 1 हम कह सकते हैं कि वेव इन वाटर, सही था, वाटर वेव्स, इसके अलावा वेव इन अ स्ट्रिंग में जो वेव है स्टूडेंट्स ये हमारे पास कौन सा वेव कहलाता है, ट्रांसवर्स वेव कहलाता है, या वेव इन अ स्ट्रिंग, सही था, स्ट्रिंग। हाउ, लेट्स सपोज स्टूडेंट ये मेरे साथ एक फिक्स सपोर्ट है और यहां पर स्टूडेंट मैंने जो है एक धागा अटैच किया हुआ है। अगर देखें मैं इसको एक जर्क दे रहा हूं, जैसे मैं इसको एक जर्क देता हूं तो एज अ रिजल्ट इस मीडियम को मैंने डिस्टर्ब किया, एज अ रिजल्ट क्या प्रोड्यूस हुआ, द स्नेक शेप, एंड दिस इज नोन एज ट्रांसवर्स वेव। स्टूडेंट ट्रांसवर्स वेव वो वेव होता है विच कंसिस्ट ऑफ कंसेक्यूटिव क्रस्ट एंड ट्रफ। अब नजर इस तरह आता है कि ये रोप जा रहा है, लेकिन रोप तो नहीं जा रहा, रोप का हर पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर वाइब्रेट कर रहा है, तो सर ये फिर कौन जा रहा है, वेव जा रहा है। तो पार्टिकल का ऑसिलेशन ये है और वेव का प्रोपोगेशन ये है। कितना एंगल बना रहा है, 90 एंगल। एक बार और भी याद रखें स्टूडेंट्स, अगर हम पानी में पत्थर गिराते हैं तो देखिए हमें नजर इस तरह आता है कि वाटर इस तरह जा रहा है, लेकिन पानी नहीं जा रहा, पानी का हर मॉलिक्यूल अप डाउन मोशन कर रहा है और वेव इस तरह जा रहा है। तो वेव का प्रोपोगेशन और वाटर के मॉलिक्यूल्स का ओसिलेशन कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, सही था। नो सच टाइप ऑफ वेव इज नोन एज ट्रांसवर्स वेव। ये भी याद रखें, हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, such type of mechanical wave which consists of consecutive crust trough is known as which wave, transverse wave. Transverse wave is also defined as such type of mechanical wave which consists of consecutive crust and trough is known as transverse wave. आपसे MCQ में कहा जा सकता है, दो किस्म के जो है ऑप्शंस आपको दिए जा सकते हैं for transverse wave. For transverse wave, the particle oscillation and the wave propagation makes angle. Your answer should be 90 degree. Second, आपसे कहा जा सकता है transverse wave is also defined as such type of wave which consists of consecutive crust and trough is known as dash. Your answer should be your answer should be ट्रांसवर्स वेव। तो फिर मैं कह सकता हूं, अगर देखें अपर पार्ट को स्टूडेंट हम कहते हैं क्रस्ट, ये भी क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है, ये भी ट्रफ है और ये भी ट्रफ है। सो व्हाट इज क्रस्ट, अपर पार्ट ऑफ द ट्रांसवर्स वेव, अपर पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स। एमसीक्यू के लिहाज से आपसे पूछा जा सकता है। नंबर 2 ट्रफ। सर ट्रफ क्या है, वो हम कह सकते हैं कि लोअर पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स वेव। upper part of transverse wave is called crust and lower part of the transverse wave is called trough. So one is crust and the second is trough. एक हमारे पास जो है स्टूडेंट crust है और दूसरा हमारे पास जो है trough है। याद रखिए, तो अगर मैं लिख लूं कि particles oscillations या vibration and wave propagation कितना, both option A परपेंडिकुलर, इस साइन का मतलब है परपेंडिकुलर, फुल स्पेलिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड आपसे मैं कहूं 90 डिग्री, सी अगर देखें मैं कहता हूं π/2 और डी में कहता हूं ऑल। सो ऑल ऑप्शंस आर द करेक्ट ऑप्शन फॉर विच टाइप ऑफ वेव योर आंसर शुड बी फॉर ट्रांसवर्स वेव। सही है स्टूडेंट, ट्रांसवर्स वेव के लिए शर्त है कि पार्टिकल का जो ओसिलेशन है और वेव का जो प्रोपोगेशन है वो हमारे पास
जो है कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। याद रखिए, इट कैन बी पोलराइज्ड, इट कैन बी पोलराइज्ड। सर पोलराइज का क्या मतलब है? सही ना, टू रिस्ट्रिक्ट, टू वाइब्रेट इनटू अ सिंगल प्लेन इज नोन एज पोलराइजेशन। ये आपका जो है चैप्टर 9 में है, चैप्टर 8 में नहीं है, लेकिन बहरहाल आपको जो है पता होना चाहिए, आपसे जो है पूछा जा सकता है। सही है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास कौन से वेव कहलाता है, ट्रांसफर। याद रखिए, जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो नेचर है, नेचर ऑफ electromagnetic waves is dash transverse nature. Which nature? Transverse nature is a transverse nature. याद रखें, एमसीक्यू में आपसे स्टूडेंट पूछा जा सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो नेचर है वो ट्रांसवर्स नेचर है। द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसवर्स इन नेचर। नाउ सेकेंड हमारे पास जो स्टूडेंट मैकेनिकल वेव का टाइप है वो है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। व्हाट इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव? अब देखिए, ट्रांसवर्स वेव में जब हम पानी पत्थर में गिराते हैं तो अगर देखा जाए पानी ऊपर आता है फिर नीचे, जब ऊपर आता है तो वो ट्रांसवर्स वेव का क्रॉस कहलाता है। वही पानी का मॉलिक्यूल जब नीचे जाता है तो वो ट्रांसवर्स वेव का क्या कहलाता है, ट्रफ कहलाता है। सो वन इज क्रस एंड द सेकंड इज trough. Upper part of the transverse wave is called crust, lower part of the transverse wave is called trough. Now, अगर हम स्टूडेंट डिस्कस कर ले longitudinal wave, such type of mechanical wave, such type of MW से मुराद mechanical wave, such type of a mechanical wave in which the particles of the medium, जिस मीडियम में ये वेव जा रहा है उस मीडियम के जो पार्टिकल्स है, in which the particles of the medium vibrate या oscillate in the direction या parallel to the direction of propagation of wave, propagation of a wave is known as which type of wave? Longitudinal. जिस डायरेक्शन में वेव जा रहा है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल भी ओसिलेट कर रहे हैं। जिस डायरेक्शन में वेव जा रहा है, उस जिस मीडियम में जा रहा है, उस मीडियम का हर इंडिविजुअल पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर वाइब्रेट कर रहा है। अगर देखिए ये कौन सा वेव कहलाता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहलाता है। हाउ? फॉर एग्जांपल, अब देखिए ये वेव जा रहा है, जिस मीडियम में ये वेव जा रहा है उस मीडियम का देखिए, याद रखिए मीडियम के पार्टिकल खुद नहीं जाते, मीडियम के पार्टिकल ओसिलेट करते हैं। तो इसका मतलब है ये जो पार्टिकल्स है, ये अगर देखा जाए बैक एंड फोर्थ, ये पार्टिकल बैक एंड फोर्थ, पार्टिकल टू पार्टिकल एनर्जी ट्रांसफर होती है। जिस तरह आप लोगों ने कंडक्शन पढ़ा है, इन कंडक्शन द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट प्लेस टू कोल्ड प्लेस बाय पार्टिकल टू पार्टिकल ओसिलेशन। इसी तरह याद रखिए वेव भी इस डायरेक्शन में जा रहा है और जिस मीडियम में जा रहा है वो भी इसी के डायरेक्शन में ओसिलेट कर रहा है। तो इसका मतलब है बोथ आर पैरेलल। अगर आपसे कहें एमसीक्यू, अगर मैं इससे एक बनाऊं कि पार्टिकल्स सही था ओसिलेट या वाइब्रेट, सही था पार्टिकल्स ओसिलेट या वाइब्रेट एक ही बात है। एंड वेव प्रोपोगेशन बोथ कितना एंगल बना रहा है? ए एंगल इज 0 डिग्री, नंबर 2 सही था पैरेलल, इधर मैं लिख लेता हूं पैरेलल, सही था, और सी ऑप्शन में लिख लेता हूं बोथ। तो स्टूडेंट आप कहेंगे ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी हमारे पास जो है करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके एग्जांपल्स में क्या आता है? इसके एग्जांपल्स में हमारे पास जो है वो साउंड वेव्स, सीस्मिक वेव्स, ये हमारे पास जो है कौन से वेव्स कहलाते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहलाते हैं। जब मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं तो अगर देखा जब मेरे मुंह से प्रेशर निकल रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक पार्टिकल दूसरे को डिस्टर्ब करता है, ये खुद वापस आ जाते हैं, वो तीसरे को करते हैं, खुद वापस आ जाते हैं, वो चौथे को एनर्जी दे देता है। तो इसका मतलब है जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ट्यूनिंग फॉर्क एंड दिस इज हेयरिंग डिवाइस। ये आपका एयर है, ये ट्यूनिंग फॉर्क है। ट्यूनिंग फॉर्क इज अ डिवाइस which is used to produce waves.
नाउ अगर मैं इसको किसी प्रॉन्ग के साथ हिट करता हूं तो स्टूडेंट ये वाइब्रेट करेगा। ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन है, ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है। दरमियान में क्या है? दरमियान में हमारे पास ट्रांसमिटिंग मीडियम है, एयर है। थ्री थिंग्स आर नेसेसरी फॉर हेयरिंग साउंड। नंबर वन, वाइब्रेटिंग सोर्स, ट्यूनिंग फॉर्क इज अ वाइब्रेटिंग सोर्स। नंबर टू, ट्रांसमिटिंग मीडियम। नंबर थ्री, हेयरिंग डिवाइस। याद रखिए डेली लाइफ में हम जितनी भी आवाजें सुन रहे हैं, चाहे वो क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं हम आवाज उसका सुन रहे हैं, चाहे रोड पर जो है ट्रैफिक है और उसका आवाज हम सुन रहे हैं, चाहे किचन में कुछ हो रहा है, खाना वगैरह पक रहे हो और आप आवाज सुन रहे हैं, जितनी भी आवाजें आप सुन रहे हैं, दीज आर प्रोड्यूस ओनली ड्यू टू वाइब्रेशन। और याद रखें ह्यूमन एयर का जो रेंज है वो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज से मुराद कि हम वो आवाज सुनते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज हो, ये हमारे पास ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है। ना इससे कम फ्रीक्वेंसी वाला आवाज जिसको इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं हम नहीं सुन सकते, हमारा रेंज नहीं है। और इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला आवाज जैसे फॉर एग्जांपल अल्ट्रासोनिक साउंड, जैसे जो बैड है चमगादड़, सही ना, वो रात को निकलता है, एको के फिनोमेना पे आगे जाता है, अगर देखा जाए वो जो है आवाज प्रोड्यूस करता है, बाउंस बैक हो जाता है, अपने ही आवाज दोबारा सुनता है, उसकी आवाज की फ्रीक्वेंसी 1 लाख हर्ट्ज होती है, लेकिन उसकी आवाज को हमारा एयर जो है वो डिटेक्ट नहीं कर सकता। ह्यूमन एयर का जो रेंज है उसको ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कहते हैं, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। किलो मतलब 1000। नाउ जब ये प्रॉन्ग इधर आएगा स्टूडेंट तो यहां पर एयर के पार्टिकल जो है वो स्टूडेंट कंप्रेस हो जाएंगे, मतलब पार्टिकल नजदीक नजदीक आ जाएंगे। कंप्रेस से मुराद पार्टिकल कम क्लोज टू ईच अदर, क्लोज टू ईच अदर से मुराद द क्राउड ऑफ द पार्टिकल विल बी मोर, यहां पर जो क्राउड होगा वो ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जैसी ट्यूनिंग फॉर्क का ये प्रॉन्ग इधर आएगा तो पार्टिकल्स विल बी कंप्रेस। फिर अगर स्टूडेंट यही प्रॉन्ग इधर आएगा तो यहां पर पार्टिकल रेयरफ्रैक्ट हो जाएंगे, रेयरफ्रैक्ट से मुराद दूर दूर चले जाएंगे। फिर ये प्रॉन्ग इधर आएगा, अगेन पार्टिकल्स विल बी कंप्रेस, पार्टिकल स्टूडेंट क्या हो जाएंगे? कंप्रेस हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कभी कंप्रेशन होगा कभी रेयरफ्रैक्शन होगा, कभी कंप्रेशन होगा कभी रेयरफ्रैक्शन। यही प्रॉन्ग अगर दोबारा इधर आता है स्टूडेंट्स तो इसका मतलब है पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? रेयरफ्रैक्ट हो जाएंगे। रेयरफ्रैक्ट का मतलब है दूर दूर जाना। तो याद रखिए कंप्रेशन, दिस इज कॉल्ड कंप्रेशन, इसको हम कहते हैं कंप्रेशन। कंप्रेशन लॉन्गिट्यूडनल वेव का वो पार्ट होता है जहां पर पार्टिकल का क्राउड ज्यादा होता है, मोर क्राउड। और रेयर फ्रैक्शन इसको कहते हैं रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन। इसका मतलब है longitudinal wave is also called compressional wave, longitudinal wave is also called rarefractional wave, longitudinal wave is also called pressure wave, pressure wave। longitudinal wave का सिर्फ एक टाइप है मैकेनिकल, लेकिन हमारे पास ट्रांसवर्स वेव के दो टाइप्स है, एक मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव है और दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर इज ट्रांसवर्स नेचर, सही ना। यहां पर क्या होता है? मोर क्राउड, किसका? पार्टिकल का। यहां पर स्मॉल क्या? क्राउड, किस चीज का? पार्टिकल का, सही ना। कंप्रेशन वो पार्ट होता है जहां पर क्राउड ज्यादा होता है। तो यहां पर स्टूडेंट याद रखिए जो प्रेशर होता है वो हाई होता है, पार्टिकल्स एक दूसरे पर हाई प्रेशर लगाते हैं। यहां पर क्या होता है? लो प्रेशर होता है, इसको लो प्रेशर कहते हैं, सही ना। अब देखिए यहां पर हाई प्रेशर है तो यहां पर टेंपरेचर क्या हो जाता है? टेंपरेचर राइज हो जाता है। यहां पर टेंपरेचर क्या होता है? पार्टिकल दूर दूर, तो टेंपरेचर फॉल हो जाता है, सही ना स्टूडेंट्स। यहां पर पार्टिकल्स नजदीक होते हैं तो यहां पर जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है, हाई डेंसिटी। और यहां पर जो डेंसिटी होती है स्टूडेंट्स याद रखें ये लो डेंसिटी कहलाती है, द डेंसिटी विल बी लो, सही ना स्टूडेंट्स। हाँ, अब हम ये भी कह सकते हैं कि ये सारे स्टूडेंट्स एमसीक्यू है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है वेव से रिलेटेड तो उम्मीद है इंशाल्लाह किसी किस्म का भी अगर जो है टेस्ट में इससे रिलेटेड एमसीक्यू आ जाए तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अच्छा, फिर हम ये कहते हैं दो किस्म के वेव है, एक को कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेसिव वेव्स, और दूसरे को कहते हैं स्टूडेंट स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव्स।
प्रोग्रेसिव वेव वो वेव होते हैं जो प्रोग्रेस करते हैं, जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, कैरी एनर्जी, सही ना, कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम, कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम, डज नॉट कैरी एनर्जी, वो वेव जो एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ले जाते हैं उसको हम प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं, और वो वेव जो एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी नहीं ले जा सकते उसको हम कहते हैं स्टैंडिंग वेव। अच्छा, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं, कुछ पैरामीटर्स है जैसे इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, सही तो स्टूडेंट्स, वेवलेंथ, इनको जो है डिस्कस करते हैं और फिर इंशाल्लाह इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। नाउ हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ वेव, इंटेंसिटी ऑफ वेव, व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ वेव, और किस किस्म के एमसीक्यू इससे आ सकते हैं। नो, इंटेंसिटी कहते हैं द एनर्जी कैरिड बाय अ वेव per unit area per unit time is known as intensity of a wave. The energy, अब मैं लेक्चर ले रहा हूं से मेरे सामने दीवार है, परपेंडिकुलर एरिया है, लेंथ भी 1 मीटर है, ब्रेथ भी 1 मीटर है, तो एरिया 1 मीटर स्क्वायर हुआ। अब इस 1 मीटर स्क्वायर पर अगर देखा जाए इस यूनिट एरिया पर कितनी एनर्जी आ रही है पर सेकेंड, दिस इज नोन एज इंटेंसिटी। इसका मतलब है एरिया भी कांस्टेंट है, टाइम भी कांस्टेंट है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। ग्रेटर द एनर्जी कैरी बाय अ वेव पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, greater will be the intensity. Small the area, small the energy carried by a wave per unit area per unit time, small will be the intensity. It means the intensity of wave is directly proportional to energy carried. Greater the energy carried, greater will be the intensity. और इसको स्टूडेंट में इस तरह भी लिख सकता हूं, एनर्जी पर यूनिट टाइम, अगर देखा जाए मैं लिख सकता हूं एनर्जी पर यूनिट टाइम into 1 over A, और एनर्जी पर यूनिट टाइम है क्या, पावर डिवाइडेड बाय एरिया। इसका मतलब है द पावर कैरिड बाय अ वेव पर यूनिट एरिया इज नोन एज इंटेंसिटी। अगर इसके यूनिट को हम डिस्कस कर लें, याद रखिए इसका जो ऐसा यूनिट है ये हो जाएगा वाट डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, या अगर इससे हम इसका यूनिट निकालें तो स्टूडेंट यहां से आप कह सकते हो जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी। एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एमसीक्यू आ सकता है। याद रखें जो वेव है वो 3D में जो है एनर्जी को कैरी करता है। मैं यहाँ पे जो है लेक्चर ले रहा हूं, ये स्टूडेंट भी सुन रहे, वो भी सुन रहे, वो भी सुन रहे, ये भी सुन रहे, तो इसका मतलब है, और याद रखें 3D में सबसे जो सिंपलेस्ट शेप है वो है स्फीयर, और स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो फिर हम कह सकते हैं आई, और याद रखें जो हमारे पास मैकेनिकल वेव की स्पेशली अगर हम बात कर लें सो इसका मतलब है कि इसमें जो पार्टिकल है वो ऑसिलेट कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, और इसकी जो एनर्जी होती है, एनर्जी का फार्मूला ये है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स नॉट स्क्वायर। तो फिर स्टूडेंट मैं यहां पर एक फार्मूला लिख रहा हूं, इंटेंसिटी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। इस फार्मूले की मदद से हम कह सकते हैं कि द इंटेंसिटी ऑफ अ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। Intensity of a wave is directly proportional to the square of the amplitude. Greater the square of the amplitude of the wave, greater will be the intensity. If we double the amplitude, the intensity will be increased 4 times, which is a very, very important. And intensity depend upon the square of the amplitude of the wave. हम कह सकते हैं यहाँ से students कि हमारे पास intensity 1 divided by intensity 2 is equal to x1 का square divided by x2 का square। या यहां से हम कह सकते हैं स्टूडेंट कि एम्पलीट्यूड को डबल करने से इंटेंसिटी 4 टाइम इंक्रीज होती है, एम्पलीट्यूड को हाफ करने से इंटेंसिटी 4 टाइम क्या हो जाती है, रिड्यूस। यहां से हम अपने लिए एम्पलीट्यूड x1 डिवाइडेड बाय x2 इज इक्वल टू अंडर रूट
इंटेंसिटी 1 डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी 2। इस फार्मूले की मदद से हम अपने लिए किस चीज को फाइंड कर सकते हैं? रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव कैन आल्सो बी फाइंड। इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट मेरे नजदीक इधर बैठे हुए हैं और कुछ स्टूडेंट दूर बैठे हैं। जो दूर बैठे हैं वो जो एनर्जी जो है, जो आवाज सुनेंगे उसकी इंटेंसिटी स्मॉल होगी, और जो नजदीक होंगे तो डिस्टेंस स्मॉल, इंटेंसिटी विल बी हाई। देयर इज इनवर्स रिलेशन। सही है, डिस्टेंस को डबल करने से, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स इज डबल, द इंटेंसिटी विल बी रिड्यूस 4 टाइम। मैं यहां से कह सकता हूं कि हमारे पास I1 डिवाइडेड बाय I2 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट याद रखिए, अगर मैं एम्पलीट्यूड को भी डबल करूं और इंटेंसिटी को भी डबल करूं तो इसका मतलब है ये भी डबल और ये भी डबल। डबल का स्क्वायर 4, डबल का स्क्वायर 4, 4 4 कैंसिल, इंटेंसिटी विल बी रिमेन सेम। इंटेंसिटी क्या होगी? रिमेन सेम। अगर मैं कहता हूं ये वेव है, लेट्स से, या ये एक सोर्स है, एक डिस्टेंस है R1 और दूसरा डिस्टेंस है R2, सही है, एम्पलीट्यूड इज रिमेन कांस्टेंट। तो यहां पर जो कि अगर ये R1 है और ये R2 है, और ये R2 हमारे पास डबल है R1 के मुकाबले में, और यहां पर इंटेंसिटी है से I1, तो ये जो इंटेंसिटी होगी ये 4 टाइम किसके मुकाबले में स्मॉल होगी? फर्स्ट के मुकाबले में स्मॉल होगी। सो देयर इज इनवर्स रिलेशन। यहां पर अगर देखा जाए हमारे पास इनवर्स रिलेशन है इंटेंसिटी और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। अच्छा, नाउ intensity will be equal to energy. If the area is taken 1 meter square and the time taken is 1 second, then remember the intensity will be equal to energy. Intensity energy के बराबर होगा कब? If we take a unit area or in unit time, the intensity will be equal to energy. Intensity will be equal to energy. The intensity, remember student, the intensity will be equal to energy. Kab? If the area is 1 meter square and the time is 1 second. So फिर जो intensity होगी students, ये बराबर होगी किस चीज के? एनर्जी के बराबर होगी। स्टूडेंट पीरियोडिक वेव किसको कहते हैं? व्हाट इज पीरियोडिक वेव्स? What is periodic wave? Periodic wave क्या है? The wave whose time period is constant. वो wave जिसका time period constant होता है उसको हम periodic wave कहते हैं। Such type of wave which repeats its cycle after equal time interval is known as periodic wave. उस wave को स्टूडेंट हम नाम देते हैं periodic wave का। अगर फॉर याद रखें, हम यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल फ्रीक्वेंसी डिस्कस करने, what is frequency? So frequency of wave is defined as the number of waves per unit time is called frequency. The number of waves passes to a certain point per second is known as frequency. इसको हम क्या कहते हैं? frequency. और frequency को SI यूनिट जो है इसमें मेजर करते हैं, इसका SI यूनिट है हर्ट्ज। अगर हम स्टूडेंट इससे किस किस्म, अगर नंबर ऑफ वेव और टाइम टेकन दिया जाए तो स्टूडेंट आप फ्रीक्वेंसी को फाइंड कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी और टाइम दिया जाए आप नंबर ऑफ वेव्स को फाइंड कर सकते हैं। यहां से नंबर ऑफ वेव्स इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम ड्यूरेशन। टाइम पीरियड क्या है? व्हाट इज टाइम पीरियड? द टाइम टेकन बाय अ वन वेव, द टाइम टेकन बाय अ वन वेव इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज डिफाइंड एज So the time taken divided by one wave is called time period. The time taken by one wave is called time period. और इसका जो यूनिट है SI वो हमारे पास है सेकेंड्स। और याद रखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे पास द टाइम पीरियड अगर देखा जाए वन वेव का टाइम, वन वेव टाइम इज कॉल्ड टाइम पीरियड्स। अब देखिए स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी हमारे पास बराबर है F इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई t। मैं लिख सकता हूं F by 1 is equal to n divided by t, taking reciprocal both side 1 over F
is equal to t by n, और t by n क्या है? टाइम पीरियड. So 1 over f is equal to t. It means the reciprocal of time period is called frequency. और मैं यहाँ से कह सकता हूँ the reciprocal of time period is called frequency and the reciprocal of frequency is called time periods. So time period का एक और यूनिट भी यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं, जिसका जो यूनिट है वो है हर्ट्ज इनवर्स, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो है वो है सेकेंड इनवर्स. सेकेंड इनवर्स इज आल्सो द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी. शॉर्ट डिफिनीशंस है, एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है. नंबर ऑफ वेव्स, टाइम ड्यूरेशन, तो फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं. सही ना? नंबर ऑफ वेव्स, टाइम टेकन, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ वेव्स, टाइम टेकन, तो आप टाइम पीरियड. टाइम पीरियड मींस the time taken by one wave is called time period. The time taken by a one wave is said to be time periods. अच्छा, वेवलेंथ किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? वेवलेंथ देखिए नाम से जाहिर है, वेव लेंथ. वेव का जो लेंथ होता है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं. The distance, the length of one wave is called wavelength. The length of one wave, याद रखें ये हमारे पास one wave कहलाता है. This is one wave. The length of one wave is called wavelength. अब अगर देखिए स्टूडेंट्स, ये वेव है, ये भी कह सकते हैं, ये जो हमारे पास ये जो पार्ट है, this is called one wave, and the length of one wave is called wavelength. Yeah, the upper part of the transverse wave is called crust. This is crust. This is crust. This is trough. This is trough. The distance between two consecutive crusts. Remember, student, crust टू क्रस्ट, ये जो फासला होता है इसको हम नाम देते हैं वेवलेंथ का. या ट्रफ टू ट्रफ, ट्रफ टू ट्रफ, ये जो फासला होता है इसको वेवलेंथ का नाम देते हैं. द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट या ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ. और अगर मैं कहूं क्रस्ट टू ट्रफ, सो फिर क्रस्ट से ट्रफ तक ये होगा लेमडा डिवाइडेड बाय 2. अगर स्टूडेंट में कहूं ट्रफ टू क्रस्ट, ट्रफ टू क्रस्ट, तो ये भी बराबर होगा किस चीज के? लेमडा डिवाइडेड बाय 2. एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, तो आपसे पूछा जा सकता है. अच्छा स्टूडेंट्स, हम कहते हैं स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ अ वेव. तो स्पीड कहते हैं किस चीज को? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड. द डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड. इसको हम स्पीड कहते हैं. नाउ इन वेव केस, अगर आपको डिस्टेंस दिया जाए और टाइम दिया जाए तो आप स्पीड फाइंड कर सकते हैं इन मीटर पर सेकेंड. लेकिन वेव में हम डिस्टेंस लैम्डा के बराबर लेते हैं और टी को टाइम पीरियड टी के, तो ये हो जाएगा v is equal to wavelength divided by time period is called speed. The ratio of the wavelength of the progressive wave to the time period is called dash. उस dash में आएगा time periods. यहाँ से wavelength को भी स्टूडेंट फाइंड कर सकते हैं. जो wavelength is defined as the ratio, the product of speed and time period is called wavelength. यहाँ से time period को डिफाइन कर सकते हो. जो time period is the ratio of the wavelength to the speed of the wave is known as time periods. Now, student मेरे साथ है v is equal to lambda by t. मैं लिख सकता हूं 1 over t multiply lambda. Now v is equal to 1 over t's frequency. Now v is equal to f lambda. V is equal to f lambda. This is only applicable for progressive wave. कौन से वेव? प्रोग्रेसिव, नॉट फॉर स्टेशनरी वेव. यहां से आप लोग अपने लिए फ्रीक्वेंसी को फाइंड कर सकते हैं v बाय लेमडा, यहां से लेमडा को फाइंड कर सकते हैं v बाय f. ये तमाम हमारे पास स्टूडेंट्स फार्मूलाज है, एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है. स्टूडेंट इसको इस तरह भी लिख सकता हूं कि v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, या v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इनटू लैम्डा. यहां से आप लोग अपनी लिए स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव फाइंड कर सकते हैं. सो दिस इज द फार्मूला टू फाइंड द स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव. अच्छा, नाउ वन इज मैकेनिकल वेव एंड द सेकेंड इज ट्रांसवर्स वेव. अब देखते हैं
जो मैकेनिकल वेव है और ट्रांसवर्स वेव है, इनका जो स्पीड है ये किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। नंबर 1, अगर हम बात करें मैकेनिकल वेव की, मैकेनिकल wave, such type of wave which required a material medium for their propagation is known as mechanical wave, and mechanical wave is the example of progressive wave. Remember student, हम जानते हैं ये जो mechanical wave है, याद रखें, it speed up, ये it speed up in denser medium. ये वेव जब किसी रेयर मीडियम से डेंसर में जाते हैं तो इनका स्पीड इंक्रीज हो जाता है। हाउ? हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, या v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट. व्हाई? बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स व्हिच प्रोड्यूस अ वेव. व्हेन अ वेव मूव फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, so its wavelength is increased. If wavelength is increased, the speed of the mechanical wave will be increased. जिस तरह हम कहते हैं कि sound wave propagate in a solid is more quickly as compared to liquids. In liquid more quickly as compared to air. Why? Because of high density. ये आगे डिस्कस करेंगे. अब याद रखें, अगर मैं कहता हूं एक रेयर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, लेट सपोज ये एयर है. रेयर मीडियम वो मीडियम होता है जिसकी डेंसिटी कम होती है, और ये स्टूडेंट डेंसर मीडियम है. डेंसर मीडियम वो मीडियम होता है जो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है. जैसे अगर वेव है, साउंड वेव है, और वो एयर से मूव करता है वाटर में, अगर देखिए इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन. याद रखें, यहां पर अगर ये हमारे पास है प्लेन वेव फ्रंट, जैसी वेव मूव करता है तो इसके वेवलेंथ में दो लाइन के दरमियान जो फासला है वो इंक्रीज हो जाता है. सो द वेवलेंथ इज इंक्रीज. If the wavelength is increased, the speed of the mechanical longitudinal wave is increased. तो याद रखें, जो मैकेनिकल वेव है जब वो मूव करते हैं रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में तो उनका वेवलेंथ इंक्रीज, उनका स्पीड इंक्रीज, बट फ्रीक्वेंसी इज रिमेन कांस्टेंट एंड वाइस वर्सा. यही मैकेनिकल वेव अगर डेंसर से रेयर की तरफ जाते हैं तो इनका वेवलेंथ डिक्रीज, speed decrease, but frequency is remain constant because it is the property of source which produce wave. F is the property of source. F क्या है? ये property है, property of source. Property of source does not depend on medium, does not depend on मीडियम. ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता या मीडियम के नेचर पर डिपेंड नहीं करता. अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें, नंबर 2, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. When it moves from rare medium to denser, say that from rare to denser, move from rare to denser. अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेयर से डेंसर की तरफ आते हैं, सो इट्स स्पीड इज स्लो डाउन, स्पीड इज स्लो डाउन, इसके स्पीड स्लो डाउन हो जाता है, इसका स्पीड रिड्यूस हो जाता है. स्टूडेंट्स ऑलरेडी आप जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय v. refractive index where n is refractive index. अब देखिए, the ratio of the speed of light in air to the speed of light in a material medium is known as refractive index. refractive index जो हमारे पास n है एयर के लिए, इसकी वैल्यू है 1. तो इसका मतलब है अगर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी वैक्यूम से एयर की तरफ आते हैं तो इसके स्पीड में इतना फर्क नहीं आता, ना होने के बराबर होता है. लेकिन वाटर की इसकी वैल्यू है 1.3. सही था. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के लिए जो n है वो है 1, वाटर के लिए 1.33. तो इसका मतलब है अगर ये वेव, कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जितना हमारे पास देखें n इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय v या v इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय n.
तो इसका मतलब है हमारे पास n की वैल्यू, डेंसर मीडियम के लिए n की वैल्यू ज्यादा होती है तो स्पीड क्या हो जाता है, रिड्यूस। तो इसका मतलब है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है अगर ये किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इंक्रीज। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू इज इंक्रीज, सो द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिक्रीज। ओके स्टूडेंट, तो यहां तक जो है काफी है। कल इंशाल्लाह जो है फिर हम मजीद इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे जो है। और ये भी आपको पता है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इट्स वैल्यू इज ऑलवेज greater than 1. For air its value is 1, otherwise for any other medium, denser medium, its value is greater than 1. Thank you so much, best of luck. दुआओं में याद रखें, खुदा हाफिज। यहाँ तक काफ़ी है।